अज़ीज़ नाज़रीन, मयारी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मक़दम है। आज की ये वीडियो आप तमाम के लिए निहायत अहम है, क्योंकि इस वीडियो में आप देखने वाले हैं शेरी इस्तिलाह जैसे काफ़िया, रदीफ़, मतला और मक़ता के बारे में। चूँकि ये वो इस्तिलाहें हैं जो तकरीबन हर जमात में तालिब इल्मों के सामने आती रहती हैं। चाहे वो 10वीं जमात में हो, चाहे वो बीए कर रहे हों, चाहे एमए, चाहे इससे आगे। हर जमात के तालिब इल्म का साबका इन शेरी इस्तिलाहों से पढ़ता रहता है। अभी मैं 11वीं क्लास को पढ़ा रहा था, उसमें भी काफ़िया, रदीफ़, मतलब मक़ता की ज़रूरत महसूस हुई। तो मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बना दूँ अलग से, ताकि तमाम जमात के तालिब इल्म इसको समझ लें, क्योंकि इसको समझने में बहुत परेशानी होती है तालिब इल्मों को, जबकि ये चीज़ें बहुत आसान हैं। एक बार जब आप समझ लेंगे, तो आपको आगे चल के कभी भी इसको याद करने की या रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आज की ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, दोस्तों अहबाब से साझा कीजिए, ताकि वो इससे इस्तिफ़ादा कर सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि काफ़िया क्या है। मैं तारीफ़ को, अगर एग्ज़ाम के हवाले से अगर आप देख रहे हैं, तो तारीफ़ को मैं दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा मकसद समझाना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। तो देखते हैं कि काफ़िया क्या है। तो तारीफ़ आप पीछे देख चुके हैं कि काफ़िया से मुराद ये है कि पीछे चलने वाला लफ्ज़, और ऐसा लफ्ज़ जिससे मौसीक़ियत पैदा हो या हम आहंगी पैदा हो। अब मैं पहले आपको मिसाल दे दूँ, जैसे देखिए एक गज़ल है यहाँ पे, ठीक है? वली दक्कनी की एक गज़ल है कि मुफ़लिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। अगला शेर है, क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत, ज़ुल्फ़ तेरी करार खोती है। अब मैं इन्हीं 2 शेर के हवाले से बताता हूँ। देखिए, एक शेर में 2 मिसरे होते हैं, 2 लाइन। मुफ़लिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। तो देखिए, काफ़िया हम आवाज़ अल्फ़ाज़ होते हैं, ठीक है? हम आवाज़, यानी कि दोनों की जो आवाज़ होगी 2 लफ्ज़ों की, वो सेम होगी। जैसे बहार, देखिए पहले मिसरे में क्या है? बहार, और दूसरे मिसरे में क्या है? एतबार। देखिए एकदम सेम आवाज़ है ना, बहार, एतबार। और उसके बाद देखिए तीसरे मिसरे में, क्योंकि हासिल हो मुझको जमैयत, इसमें तो नहीं है, ज़ुल्फ़ तेरी करार खोती है। तो करार देखिए, बहार, एतबार, करार। उसके बाद फिर तीसरे शेर में देखिए, तीसरे शेर के दूसरे मिसरे में कि क्योंकि मिलना सनम का तर करो, दिलबरी अख्तियार खोती है। ठीक है? तो देखिए, अब आपको जो पहले मैं बताया कि काफ़िया के मानी है पीछे चलने वाला लफ्ज़, तो ये किसके पीछे चल रहा है? देखिए, बहार के बाद जो लफ्ज़ आ रहा है, खोती और है, ये 2 अल्फ़ाज़ हैं, खोती है। उसके बाद एतबार के बाद भी देखिए खोती है, करार के बाद भी खोती है, अख्तियार के बाद खोती है, गुबार के बाद खोती है। तो इस खोती है के पीछे वो चल रहा है, उसको फ़ॉलो कर रहा है, ठीक है? तो ये जो खोती है, तो इसकी तकरार हो रही है, ठीक है? बार-बार दोहराया जा रहा है इस लफ्ज़ को, इन दोनों अल्फ़ाज़ को, दोनों लफ्ज़ों को। तो ये बाद वाले जो अल्फ़ाज़ होंगे वो तो रदीफ़ है, लेकिन उससे पहले जो लफ्ज़ है, जैसे बहार, एतबार, करार, अख्तियार, गुबार, तो ये वो अल्फ़ाज़ हैं जिसको हम लोग काफ़िया कहते हैं। अब इन अल्फ़ाज़ों को एक बार आप खुद से बोल के देखिए, आपको लगेगा कि हम आवाज़ है। बहार, एतबार, करार, अख्तियार, गुबार, तो ये वो अल्फ़ाज़ हैं जिनको हम लोग काफ़िया कहेंगे। काफ़िया का मतलब हुआ जो कि गज़ल में, गज़ल के अशार में रदीफ़ से पहले बार-बार दोहराया जाए, ऐसे अल्फ़ाज़ को, और हम आवाज़ हो, ठीक है ना? कि काफ़िया के लिए ज़रूरी ये है कि वो मतला के, मतला भी अब आप समझ जाएँगे। काफ़िया समझ गए कि गज़ल के मतला के दो, मतलब पहले शेर के दोनों मिसरों में काफ़िया आएगा रदीफ़ से पहले, और बाकी अशार में दूसरे मिसरे में रदीफ़ से पहले काफ़िया आएगा। इसीलिए कहा गया कि काफ़िया का मतलब है पीछे चलने वाला लफ्ज़। तो किसके पीछे चलता है काफ़िया? रदीफ़ के पीछे चलता है। अब रदीफ़ को देखिए, रदीफ़ काफ़िया के बाद आने वाले लफ्ज़ को कहते हैं। आप रदीफ़ की भी तारीफ़ को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि अगर आपको इम्तिहान में लिखना हो तो आप इसे याद कर लें। अब मैं आपको समझाऊँ, इसमें रदीफ़ फिर देखिए, यही गज़ल हम लोग आगे देखे थे, अब यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हम तो डूबेंगे या पार उतर जाएँगे, ये जो साहिल पे हैं ये किधर जाएँगे। तो इसमें अब आप देखिए कि गे दोनों मिसरों में आ रहा है, गे का लफ्ज़, यानी कि ये तो रदीफ़ है। उसके बाद भी देखना है आपको, एक ही लफ्ज़ पे इक्तिफ़ा नहीं करना है। जाएँ जाएँ तकरार है, यानी कि ये भी काफ़िया है। उसके बाद क्या है? उधर किधर, अच्छा ये काफ़िया हो गया, और उसके बाद जाएँगे जाएँगे ये क्या हो गया? ये क्या है? रदीफ़ है। तो रदीफ़ को पहचानने के लिए आपको पीछे से आना है।
और दोनों मिसरों में देखना है, एक मिसरा को नहीं देखना है। अब देखिए जब दूसरे शेर में जाएंगे फिर तलाश करेंगे, दूसरे मिसरे में इसको तलाश करेंगे, ठीक है। अब जैसे मुफलिसी सब बाहर खोती है, मर्द का एतबार खोती है, उस गज़ल से आप देखें, क्योंकि इसमें 3 में मतले हैं, 3 अशार जो है इसके मतले हैं, तो उस गज़ल को देखते हैं जिससे देखिए अब जैसे मुफलिसी सब बाहर खोती है, मर्द का एतबार खोती है, तो यहाँ पे दोनों ही मिसरों में है खोती और नीचे में भी खोती है, यानी कि दोनों क्या है, खोती है ये रदीफ़ है, और बाहर और एतबार ये दोनों क्या हो गया, ये काफ़िया हो गया। अब इसके दूसरे शेर के मिसरा उला को देखिए, क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत, तो जो गज़ल का जो दूसरा शेर होता है उसके पहले मिसरे में ना ही रदीफ़ होती है ना ही काफ़िया होता है, उसके लिए आपको दूसरे मिसरे को देखना होता है। क्या है कि जुल्फ़ तेरी करार खोती है, देखिए खोती है ये हमारे पास रदीफ़ है और करार हमारे पास काफ़िया है। तो इस तरह से जब आप समझ जाएंगे ना कि रदीफ़ और काफ़िया किस तरह निकालें, काफ़िया रदीफ़ से पहले वाला वो लफ्ज़ होगा जो कि हम आवाज़ होगा, और काफ़िया की रदीफ़ की तकरार होती है। जैसे देखिए खोती है, इससे पहले में क्या था, जाएंगे, है ना। उसके बाद जैसे मोमिन की मिसाल मैंने दिया कि तुम्हें याद हो कि ना याद हो, इन अल्फाज की तकरार होती है बार बार, तो ये रदीफ़ है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस गज़ल में काफ़िया कौन सा है, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि इस गज़ल में काफ़िया बहार, एतबार, करार, अख्तियार, गुबार है। और अगर ये पूछ ले कि इस गज़ल में रदीफ़ कौन सी है, तो आपको बताना है कि रदीफ़ खोती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझेंगे, कोई भी गज़ल लीजिए उसमें से जो काफ़िया के अल्फाज हैं वो छाँट के निकाल लीजिए, वो उसका काफ़िया है, और बाकी बचे जो उसके बाद का जो लफ्ज़ होगा वो रदीफ़ होगी, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, इस दाहिने साइड वाली गज़ल में नूर, ज़ुहूर, सुबूर ये सब काफ़िया है, और था जो लफ्ज़ है वो रदीफ़ है, और बाएं साइड में जो है उसमें अंदाज़, बाज़, साज़ ये सब क्या है, सरफराज ये काफ़िया है, और आया ये रदीफ़ है। अब इस गज़ल में देखिए, ज़रा, फ़ज़ा, वफ़ा, बुरा ये सब क्या है, हवा ये सब काफ़िया है, और नहीं होता ये क्या है, ये आपका ये रदीफ़ है। और बाएं साइड में जो है शजर, डर, गुज़र, सफ़र, डर, सर ये सब क्या है, काफ़िया, और लगता है ये रदीफ़। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं, और कोई भी गज़ल ले लीजिए आप अपनी निसाब से या कहीं से भी उठा करके, और उसमें से काफ़िया और रदीफ़ तलाश कीजिए, मश्क कीजिएगा, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मतला और मक्ता किसे कहते हैं। मतला और मक्ता को समझेंगे। अब चूँकि आप रदीफ़ और काफ़िया को समझ चुके हैं तो मतला और मक्ता बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मतला की तारीफ़ स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मक्ता की तारीफ़ को भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि अगर एग्ज़ाम में लिखना हो तो लिख सकें। अब देखिए जैसे यहाँ पे मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। मतला के लिए ज़रूरी यह है कि गज़ल के दोनों मिसरों का, यानी कि शेर के दोनों मिसरों का हम रदीफ़ और हम काफ़िया होना। हम के माने पहले मिसरे में भी रदीफ़ होगी और काफ़िया होगा, दूसरे मिसरे में भी रदीफ़ होगी और काफ़िया होगा। तो ऐसे शेर को हम लोग मतला कहेंगे। और अगर आपको ऐसा शेर मिल जाए जिसका पहला मिसरा रदीफ़ और काफ़िया नहीं रखता है और दूसरे मिसरे में रदीफ़ और काफ़िया है, तो उसको सिर्फ शेर कहेंगे या बैत कहेंगे, वो मतला नहीं कहलाएगा, ठीक है। मतलब बाकी शेरों से मतला, इस मतला का नाम इसलिए दिया गया उसको टेक्निकली, क्योंकि उसमें उसके दोनों मिसरों में हम रदीफ़ और काफ़िया पाया जाता है। अगर इसी तरह गज़ल के दूसरे शेर में भी, जैसे कि एग्जांपल में आप देखे थे ना कि हम तो डूबेंगे या पार उतर जाएंगे, उसमें 3 शेरों में, तो ऐसे को हुस्न मतला कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत, जुल्फ़ तेरी करार खोती है, तो इसको हम लोग सिर्फ शेर कह सकते हैं या बैत कह सकते हैं, ठीक है। ये मतला नहीं हो सकता। मतला के लिए दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िया का होना लाजमी है। एग्जाम्पल के तौर पर और एक देखेंगे आगे, लेकिन अब इसी गज़ल में आप मक्ता भी देख लीजिए। मक्ता की मानी है कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर तखल्लुस इस्तेमाल करता है अमूमन, उसको मक्ता कहते हैं। मक्ता यानी कि कता कर देना, वहाँ से ख़त्म कर देना। अब जैसे इसमें देखिए कि ऐ वली आप उस परीरू की मुझ सीने का गुबार खोती है, तो यहाँ पे चूँकि वली ने तखल्लुस इस्तेमाल किया और ये गज़ल का आखिरी शेर भी है, तो ये मक्ता है। ज़रूरी नहीं है कि शायर, अगर कभी कभी होता है कि शायर तखल्लुस को मतला में भी इस्तेमाल कर लेता है या बीच में, तो वो मक्ता है। मक्ता के लिए ज़रूरी है कि वो गज़ल का आखिरी शेर हो, तो गज़ल के आखिरी शेर को हम लोग मक्ता कहेंगे। अब जैसे इस एग्जांपल में देखिए कि हम तो डूबेंगे या पार उतर जाएंगे, ये जो साहिल पे हैं ये किधर जाएंगे, ये तो मतला हो गया क्योंकि दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िया है। उसके बाद हम सफ़र कुछ इधर कुछ उधर जाएंगे,
मोड़ पर सारे वादे बिखर जाएंगे। इसमें भी हम लोग दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ को देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुस्न मतला है। बहके अंदाज ही काम कर जाएंगे, खुम उलट दीजिए जाम भर जाएंगे। इसमें भी दोनों में, तो इसको भी हुस्न मतला कहेंगे। ठीक है। उसके बाद के शेर को देखिए, चौथे नंबर को, दे रहे हो किसे मौत की धमकियाँ, हम कहाँ जी रहे हैं कि मर जाएंगे। अब देखिए, ये इसके बीच में दो शेर और है जिसे मैंने निकाल दिया। ये मक्ता का शेर है, इसमें तखल्लुस नहीं है, लेकिन ये मक्ता का शेर है क्योंकि यहाँ पे गज़ल ख़त्म हो रही है। समझ गए होंगे, उम्मीद है कि गज़ल के आखिरी शेर को हम लोग मक्ता कहते हैं, और अगर उसमें तखल्लुस इस्तेमाल कर ले तो वो सोने पे सुहागा है। तो मतला गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे यानी दोनों लाइन रदीफ़ और काफ़िया रखता हो, और मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को कहते हैं। तो नाज़रीन, आज आपने बहुत ही अहम शेरी इस्तिलाह रदीफ़, काफ़िया, मतला, मक्ता के बारे में देखा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप भी कहीं पे पेचीदगी बाकी है तो आप कमेंट बॉक्स में इज़हार कीजिए अपनी पेचीदगी को। इंशाअल्लाह मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन, अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।